कुछ किताबें होती हैं जो बस पढ़ी नहीं जाती, वो आपको झकझोर देती हैं। आपके सोचने के तरीके को, जो कुछ भी आपने अब तक सही माना है, उसे चुनौती देती हैं। आज हमारे हाथ ऐसी ही एक रचना लगी है, एन रैंड की कैपिटलिज्म द अननोन आइडियल के कुछ हिस्से। और सच कहूं तो इसके कुछ विचार इतने अलग हैं कि उन पर बात करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और आज हमारी कोशिश रैंड के तर्कों की गहराई में उतरने की है। हम अक्सर पूंजीवाद को सिर्फ पैसा, बाजार और मुनाफे से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये किताब कहती है कि ये सब तो सतह की बातें हैं। इसके मुताबिक पूंजीवाद सिर्फ एक आर्थिक प्रणाली नहीं, बल्कि इतिहास की एकमात्र नैतिक यानी मॉरल सामाजिक प्रणाली है। और यही वो दावा है जिसकी हम आज पड़ताल करेंगे। एकमात्र नैतिक प्रणाली, ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो यहीं से शुरू करते हैं। किताब का शीर्षक ही कहता है द अननोन आइडियल, मतलब एक ऐसा आदर्श जिसे कोई जानता ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्या पूंजीवाद को इतना गलत समझा गया है? रैंड के नजरिए से देखें तो हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि पूंजीवाद को उसे कभी अपना केस पेश करने का मौका ही नहीं मिला। उसे बिना सुनवाई के ही खारिज कर दिया गया है। ज्यादातर लोग उसके नैतिक आधार को समझते ही नहीं। असल में ये किताब उनके मशहूर उपन्यास एटलस श्रग्ड का एक तरह से नॉन फिक्शन साथी है। अच्छा। हाँ, जो फिलॉसफी उस उपन्यास की कहानी में बुनी गई थी, ये किताब उसे सीधी सीधे राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों में बदलती है। ठीक है, तो फिर इसका दार्शनिक आधार क्या है? आखिर किस बुनियाद पर इसे नैतिक कहा जा रहा है? इसकी बुनियाद इंसान की सबसे खासियत पर रखी गई है, तर्क करने की क्षमता, यानी हमारा दिमाग। रैंड का तर्क है कि इंसान के जीने के लिए सबसे जरूरी औजार उसका दिमाग है, और उत्पादन यानी प्रोडक्शन और कुछ नहीं बल्कि जिंदा रहने की चुनौती पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जैसे कोई किसान फसल उगाता है या कोई इंजीनियर पुल बनाता है, तो वो असल में अपने तर्क और ज्ञान का इस्तेमाल कर रहा होता है। अच्छा, तो अगर ज्ञान और तर्क किसी व्यक्ति की अपनी दिमागी उपज है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके जीवन और उस जीवन से किए गए प्रयासों पर भी उसी का हक होना चाहिए। यहीं से वो व्यक्तिगत अधिकारों यानी इंडिविजुअल राइट्स का कॉन्सेप्ट आता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर रैंड जो है वो पारंपरिक सोच को सबसे बड़ी चुनौती देती है। सदियों से राजनीतिक और आर्थिक विचारकों ने इंसान को हमेशा एक समूह, एक ट्राइब या कबीले के हिस्से के रूप में देखा है। उनका सवाल हमेशा ये रहा कि समाज को या समुदाय को व्यक्ति के प्रयासों का बंटवारा कैसे करना चाहिए। लेकिन पूंजीवाद इस सोच को ही जड़ से खारिज कर देता है। वो कहता है कि व्यक्ति पहले है, समूह बाद में। लेकिन एक मिनट, क्या समूह में रहना और एक दूसरे की मदद करना ये इंसान के स्वभाव का हिस्सा नहीं है? क्या ये दर्शन इस मानवीय प्रवृत्ति को पूरी तरह से नकार देता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। रैंड इसे नकारती नहीं, लेकिन वो इसके आधार पर सवाल उठाती हैं। उनका कहना है कि ये जो ट्राइबल या समूह वाली सोच है, ये दो खतरनाक विचारों से पैदा होती है। पहला है परोपकार यानी अल्ट्रुइज्म, और दूसरा है राज्यवाद यानी स्टेटिज्म। परोपकार और राज्यवाद। हाँ, परोपकार ये सिखाता है कि व्यक्ति का सबसे बड़ा नैतिक कर्तव्य दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करना है, और राज्यवाद सरकार को वो ताकत देता है कि वो इस कुर्बानी को जबरदस्ती लागू कर सके, टैक्स के जरिए, नियमों के जरिए। रैंड के लिए ये व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला है। तो ये दर्शन व्यक्ति को समूह से ऊपर रखता है। लेकिन क्या होता है जब एक खास तरह का व्यक्ति, जो निर्माता है, जो बिजनेस करने वाला है, उसे उसी समूह द्वारा सजा दी जाती है जिसके लिए वो मूल्य बना रहा है? मुझे लगता है हम अब किताब के सबसे विवादास्पद हिस्से पर आ रहे हैं। हाँ, और वो है ये विचार कि अमेरिकी व्यवसायी एक सताया हुआ अल्पसंख्यक है, अ परसिक्यूटेड माइनॉरिटी। पहली बार सुनने में ये बहुत अजीब लगता है। तर्क बहुत सीधा है। किताब पूछती है, क्या किसी समूह को उसकी सबसे बड़ी खूबी यानी उसकी काबिलियत और उपलब्धियों के लिए सजा देना उत्पीड़न नहीं है? रैंड का कहना है कि व्यवसायियों के साथ ठीक यही हो रहा है। अच्छा, कैसे? इसका एक शानदार उदाहरण दिया गया है। जब मजदूर ज्यादा तनख्वाह मांगते हैं तो उसे सामाजिक न्याय कहा जाता है, लेकिन जब कोई व्यवसायी ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे लालच कहकर बदनाम किया जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। तो इसके पीछे की सोच क्या है? इस सोच को समझने के लिए बौद्धिक पिरामिड की अवधारणा को समझना होगा। रैंड का तर्क है कि धन का सृजन होता है, उसे छीना नहीं जाता। बड़े उद्योगपति उन लोगों से पैसा नहीं छीनते जिन्होंने उसे बनाया ही नहीं, बल्कि वे अपनी बुद्धि और विजन से कुछ नया बनाते हैं। किसी भी फैक्ट्री या कंपनी में सबसे जरूरी चीज होती है बुद्धि, एक विजन, एक आइडिया।
तो क्या इसका मतलब ये है कि एक कंपनी का सीईओ एक फैक्ट्री कर्मचारी की तुलना में समाज के लिए स्वाभाविक रूप से ज्यादा मूल्यवान है? ये तो एक बहुत ही विवादास्पद विचार है। यहाँ मूल्य व्यक्ति का नहीं, बल्कि उसके योगदान का है। एटलस श्रग्ड में इसका एक बहुत शक्तिशाली तर्क है। कहा गया है कि बौद्धिक पिरामिड के सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति, जिसके आइडिया पर पूरी कंपनी खड़ी है, वो अपने नीचे काम करने वाले हर व्यक्ति के जीवन में योगदान देता है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ पैसा मिलता है। और जो नीचे का कर्मचारी है? जबकि पिरामिड के सबसे नीचे का कर्मचारी, जो शायद अपने दम पर उतना नहीं कमा पाता, उसे अपने ऊपर के सभी लोगों के दिमाग और विजन का बोनस मिलता है। ये उस आम आरोप का जवाब है कि अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। रैंड के अनुसार असलियत इसके ठीक उलट है। कम योग्य व्यक्ति को हमेशा ज्यादा योग्य व्यक्ति के दिमाग का फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये दर्शन व्यक्ति और उसकी बनाने की क्षमता पर केंद्रित है। अब देखते हैं कि जब इस सोच को बड़े पैमाने पर यानी देशों के स्तर पर लागू किया जाता है तो इसका क्या असर होता है, खासकर युद्ध जैसी बड़ी घटनाओं पर। किताब इस बारे में क्या कहती है? इस बारे में किताब एक बहुत ही साहसिक बोल्ड दावा करती है। वो कहती है कि इतिहास उठाकर देख लीजिए, ज्यादातर बड़े युद्ध हमेशा ज्यादा नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं ने ज्यादा आजाद अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ शुरू किए हैं। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत राजशाही जर्मनी और ज़ारिस्ट रूस ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत नाजी जर्मनी और सोवियत रूस के गठबंधन ने की। ये सभी राज्यवादी यानी स्टेटिस्ट अर्थव्यवस्थाएं थीं, जहां सरकार का नियंत्रण बहुत ज्यादा था। इसके विपरीत 19वीं सदी का ब्रिटेन, जो उस समय सबसे ज्यादा पूंजीवादी देश था, वो लगातार छोटे मोटे औपनिवेशिक संघर्षों में तो शामिल रहा, लेकिन उसने किसी बड़े यूरोपीय युद्ध से खुद को दूर रखा। ये दावा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है? ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्थाएं युद्ध की तरफ झुकती हैं? यहां व्यापारी बनाम योद्धा की पुरानी अवधारणा सामने आती है। व्यापारी और योद्धा पूरे इतिहास में एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। एक व्यापारी को शांति चाहिए, स्थिर बाजार चाहिए, भरोसेमंद नियम चाहिए ताकि वो व्यापार कर सके। सही बात है, बमबारी के बीच फैक्ट्री नहीं चलती। बिल्कुल। पूंजीवाद व्यापारियों का समाज है, योद्धाओं का नहीं। तो फिर राज्यवादी अर्थव्यवस्थाओं को युद्ध की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था में एक आम आदमी के पास शांति बनाए रखने के लिए कोई सीधा आर्थिक प्रोत्साहन नहीं होता। उसे पता है कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं, बल्कि सरकार या समाज को मिलेगा। युद्ध उसे अपने शासकों से कुछ बड़े फायदे मिलने की उम्मीद दे सकता है। दूसरी तरफ जो लोग उत्पादन करने और उसका फल रखने के लिए आजाद हैं, उनके पास दूसरों को लूटने का कोई कारण नहीं होता। वो व्यापार करना पसंद करेंगे, लड़ना नहीं। ठीक कहा, और इतिहास इसका गवाह है। रैंड का दावा है कि पूंजीवाद ने इंसानियत को इतिहास का सबसे लंबा शांति का दौर दिया। 1815 में नेपोलियन के युद्ध खत्म होने से लेकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने तक। लेकिन 19वीं सदी को तो अक्सर शोषण और असमानता के दौर के रूप में देखा जाता है। किताब इस आलोचना का जवाब कैसे देती है? किताब इस बात पर जोर देती है कि 19वीं सदी में जो था वो शुद्ध पूंजीवाद नहीं था, वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। यानी उसमें आज़ादी का तत्व तो था, लेकिन साथ ही पुराने सामंती और नए सरकारी नियंत्रण भी मौजूद थे। और यहीं मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की आलोचना शुरू होती है। तर्क ये है कि इन सिस्टम्स को उनके राज्यवादी तत्वों यानी सरकारी दखलंदाजी ने बर्बाद किया, लेकिन दोष हमेशा आज़ाद पूंजीवादी तत्व पर डाल दिया गया। तो ये कहने जैसा है कि एक गाड़ी के ब्रेक खराब थे और एक्सीडेंट हो गया, लेकिन दोष इंजन पर डाल दिया गया। एकदम सही एनालॉजी है। रैंड के मुताबिक जब भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में कोई संकट आता है तो लोग और ज्यादा सरकारी नियंत्रण की मांग करने लगते हैं, ये समझे बिना कि संकट की जड़ ही सरकारी नियंत्रण था। ये तो इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। क्या किताब इतिहास की कुछ और स्थापित धारणाओं को भी इसी तरह चुनौती देती है? हाँ, और कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तरीकों से। सबसे बड़ा उदाहरण है औद्योगिक क्रांति। हम सब ने पढ़ा है कि वो मजदूरों, खासकर बच्चों और औरतों के लिए कितनी भयानक थी। खतरनाक फैक्ट्रियां, लंबे काम के घंटे वगैरह। बिल्कुल, हमारे दिमाग में तो वही चार्ल्स डिकेंस वाली तस्वीरें बसी हुई हैं। बच्चों से काम करवाया जा रहा है, हर तरफ गरीबी और धुआं है। लेकिन किताब का तर्क है कि ये तस्वीर अधूरी और भ्रामक है। उनका कहना है कि औद्योगिक क्रांति ने असल में बच्चों और औरतों की हालत में पिछली सदियों के मुकाबले जबरदस्त सुधार किया। सुधार किया? हाँ, और इसके लिए वो डेटा भी देती है।
जैसे लंदन में 1730-49 के दौरान 5 साल से कम उम्र में मरने वाले बच्चों का अनुपात लगभग 75% था। 75%, मतलब 4 में से 3 बच्चे। जी, 4 में से 3 बच्चे अपना 5वां जन्मदिन नहीं देख पाते थे। 1810-29 तक औद्योगिक क्रांति के बाद ये आंकड़ा घटकर लगभग 32% रह गया। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों की पहले पैदा होते ही मौत हो जाती, अब उन्हें कम से कम जिंदा रहने और काम करने का मौका मिल रहा था। ठीक यही बात है। औद्योगिक क्रांति से पहले का जीवन कोई स्वर्ण युग नहीं था, जैसा कि मार्क्स और एंगल्स जैसे आलोचकों ने दिखाया। वो भुखमरी, बीमारी और बेहद कम जीवन प्रत्याशा का दौर था। फैक्ट्रियों ने पहली बार लाखों लोगों को भुखमरी से बचने का एक रास्ता दिया। स्थितियां आज के मानकों से भयानक थी, लेकिन उस समय के हिसाब से वे एक सुधार थीं। वाह, ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। क्या कोई और ऐसा ही चौंकाने वाला तर्क है? एक और है, और ये शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है, रॉबिन हुड की आलोचना। एक मिनट, रॉबिन हुड विलेन? ये तो बचपन की सारी कहानियों पर पानी फेरने जैसा है। वो तो हीरो है जो अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करता है। इसमें गलत क्या है? रैंड के नजरिए से इसमें सब कुछ गलत है। वो रॉबिन हुड को एक बहुत ही खतरनाक प्रतीक के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस विचार का प्रतीक बन गया है कि जरूरत न कि उपलब्धि अधिकारों का स्रोत है। अच्छा। यानी अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप उसे किसी ऐसे व्यक्ति से लेने के हकदार हैं जिसने उसे अपनी मेहनत से कमाया है। ये दर्शन उपलब्धि पर जरूरत को प्राथमिकता देता है, जो रैंड की पूरी फिलॉसफी के खिलाफ है। उनके लिए ये लूट को नैतिक बनाने जैसा है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि आइन रैंड का पूंजीवाद सिर्फ एक आर्थिक मॉडल नहीं है। ये तर्क, व्यक्तिगत अधिकार और इंसान की बनाने की क्षमता के सम्मान पर आधारित एक नैतिक आदर्श है। और इसके ठीक विपरीत परोपकार और राज्यवाद को विनाश और उत्पीड़न की जड़ माना गया है, क्योंकि वे व्यक्ति को एक वस्तु बना देते हैं जिसे समूह के लिए कुर्बान किया जा सकता है। यह किताब दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया देती है, अर्थशास्त्र से लेकर नैतिकता और इतिहास तक। यह हर स्थापित धारणा पर सवाल उठाती है। और शायद यही इसका सबसे बड़ा योगदान है। चाहे कोई इससे सहमत हो या ना हो, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। और यही हम आज की चर्चा के अंतिम विचार पर आते हैं। किताब का एक बहुत गहरा तर्क है कि इतिहास कोई बिना मतलब का केओस नहीं है, जिसे सिर्फ संयोग या सनक चलाती है। उनका मानना है कि ऐतिहासिक रुझानों का अंदाजा लगाया जा सकता है और उन्हें बदला भी जा सकता है, क्योंकि वे समाज में चल रहे विचारों की शक्ति से तय होते हैं। तो फिर अंतिम सवाल हमारे सुनने वालों के लिए ये है, अगर ये सच है कि किसी भी समाज का भविष्य उसके प्रमुख दर्शन और विचारों से तय होता है, तो आज हमारे समाज में चल रहे प्रमुख विचारों को समझना कितना जरूरी है, भले ही हम उनसे सहमत हों या असहमत।